ठीक है। सो सभी जगह पे आपको जो मेरिट रैंक नंबर करना है, कैटेगरी का भी हो तो भी उनके लिए स्टेट मेरिट रैंक ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंस फीचर्स फ्रॉम द ऑप्शन फॉर्म। उसके डिटेल मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं। यस, देन हाउ टू रीड द कट ऑफ लिस्ट। अब ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है। दीज आर द टाइप्स, इस नंबर ऑफ टाइप्स की सीट्स, मतलब मैंने ये सीओईपी का लिया था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एटोनॉमस इंस्टीट्यूट, और कंप्यूटर के थे, तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, सो जितने भी सीओईपी की सीट्स है वो सारी इतनी फिल्टर में से डिस्ट्रीब्यूट होके फाइनली अलॉट हुई है। ओके। अब इसमें क्या आता है, तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने इसी लिस्ट को डिवाइड किया है दो में। तो आई विल डायरेक्टली डायरेक्टेड टू दी कट ऑफ लिस्ट। कट ऑफ लिस्ट पे ही जाके हम इसको समझेंगे क्या है। सर फक्त एकदा सांगा, कट ऑफ लिस्ट दिसते का प्रॉपर व्यवस्थित? यस सर, दिसते. दिसते है ना? ओके, ठीक है। सो अब ये है कौन सा, वालचंद सांगली का कॉलेज। इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, हम एक कट ऑफ लिस्ट देख रहे हैं। ये देखो, स्टेट लेवल की सीट्स है ये सारी। ओके। तो ये देखो, जी ओपन एस, जी एस सी एस, मतलब जनरल ओपन स्टेट लेवल, जनरल एससी स्टेट लेवल, जनरल एससी स्टेट, एसटी स्टेट लेवल, ऐसे ये रीड किया जाता है इसको। मैं इसका नॉमेनक्लेचर हम एब्रिविएशंस में आगे देखेंगे। बट ये देखो यहाँ पे आपको मिलेगा सी 2904, ये जो रैंक नंबर है, दिस इज द स्टेट मेरिट रैंक, और उसके नीचे दिया हुआ है उसका परसेंटाइल। ओके। तो मैंने पहले ही बोला है, परसेंटाइल को इग्नोर करो, सीधा सीधा इग्नोर करो परसेंटाइल को, और सिर्फ स्टेट मेरिट रैंक को देखो। सो ये स्टेट मेरिट रैंक, सो जनरल एससी कैटेगरी और स्टेट लेवल का अगर आप देखोगे 11,595 स्टेट मेरिट रैंक, ये इसका कट ऑफ है। कट ऑफ होता है लास्ट स्टूडेंट जो कॉलेज को रिपोर्ट करता है लोवेस्ट, मतलब सपोज देर आर 100 स्टूडेंट अलॉट हुए, और उसमें से 90 स्टूडेंट ने ही रिपोर्ट किया, तो उसमें से लोवेस्ट कट ऑफ जिसका है, लोवेस्ट रैंक जिसका है, वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का कट ऑफ होता है, उस पर्टिकुलर ब्रांच का कट ऑफ होता है। ओके। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखो, जनरल 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 जनरल, ये सारे जनरल की सीट्स हैं। लेडीज ओपन, लेडीज एससी, ये लेडीज की सीट्स जाती है। उसके बाद ये आता है फिजिकल हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप ओपन। ओके। उसके बाद डिफेंस के लिए आएगा, डिफेंस डीईएफ, डिफेंस ओपन। ओके, स्टेट लेवल, टीएफडब्ल्यूएस। ओके। उसके बाद ऑर्फन के लिए, ऑर्फन की एक अलग कैटेगरी है, तो ऑर्फन के लिए ये कैटेगरी आती है, और ईडब्ल्यूएस के लिए ये कैटेगरी आती है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। सो ये सारे आपको ऊपर का जो नंबर मिलेगा, फर्स्ट नंबर, ब्रैकेट का नंबर नहीं देखना है आपको। जब कट ऑफ मेरिट नंबर देखना है तो आपको रैंक देखना है, और वो रैंक आपका फर्स्ट नंबर होता है, ब्रैकेट का नंबर नहीं। सो फॉरगेट अबाउट द परसेंटाइल। आप कहीं पे भी जाओ, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। कौन से भी कट ऑफ्स आप चेक करो, सारे कट ऑफ्स आपको इसी वे से फुलफिल किए हुए मिलेंगे। ठीक है, सारे कट ऑफ्स। ओके। मतलब एक कॉलेज की सीट्स आप चेक करो कितने इसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पैरामीटर में वो डिस्ट्रीब्यूट हुई। यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी की सीट आती है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी की और स्टेट लेवल की। जो एटोनॉमस कॉलेज नहीं है उनके केस में एक ब्रांच के लिए, ये देखो, तीन डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ लिस्ट वो लगाते हैं कि स्टेट लेवल के लिए क्या हुआ है, वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए क्या स्टेटस हुआ है, और होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए क्या स्टेटस हुआ है। आप देखोगे अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए कट ऑफ हमेशा हायर साइड में, सॉरी लोअर साइड में रहता है। कि अदर देन होम यूनिवर्सिटी ये चेक करो कि 25,000 के लिए गया हुआ है। ओके। सो यहाँ पे मेरिट टाइट लगा है, हायर मेरिट साइड में गया हुआ है ये, और यहाँ पे ये लोअर मेरिट साइड है। जनरल ओपन ही है, दोनों ओपन कैंडिडेट है, बट ये होम यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ के 36,000 के कैंडिडेट को इसका बेनिफिट मिला है। यहाँ पे 25,000, मतलब इसके लिए ये टफ कंपटीशन रहा, इसके लिए ये इजी रहा एज कंपेयर विथ। सो अगर आप चेक करोगे, होम यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है। स्टेट लेवल के आप मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हो, कॉलेज में जाओ, देर आर 1,300 पेजेस। ओके, इतनी बड़ी मेरिट लिस्ट ब्रांच वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको दिया है। ओके, सो जस्ट गो थ्रू इट। स्टेट लेवल के क्या है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स, इन सभी का आपको यहाँ पे स्टेटस मिल जाएगा। ओके।
सीओईपी की अगर आप लिस्ट देखोगे, सीओईपी में इतनी बार क्यों है, क्योंकि सीओईपी में सिर्फ ऑल इंडिया सीट और स्टेट लेवल सीट है, इसकी वजह से सिर्फ आपको ब्रांच और एक ही बार आपको दिखेगा। होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी ऐसे कैटेगरी उसमें नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल सीओईपी सेम सिचुएशन, एक ही बार आपको दिखेगा। जहाँ पे होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी ऐसा सिचुएशन है। वालचंद भी ऑटोनॉमस है, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस है, एडेड इंस्टीट्यूट है वालचंद भी, सो आपको सीओईपी वालचंद में ऐसा सीन दिखेगा। ओके, बाकी के कॉलेजेस में आपको एक ब्रांच में होम, स्टेट लेवल और अदर देन होम यूनिवर्सिटी ऐसा दिखेगा, ठीक है। नाउ हाउ टू रीड दिस पर्टिकुलर कट ऑफ लिस्ट, ओके। तो कट ऑफ लिस्ट में जो फर्स्ट लेटर आता है, जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है, दैट इज योर रिप्रेजेंट एट द टाइप ऑफ सीट। कौन सी सीट है? जनरल है, लेडीज है, डिफेंस है और एक्सेट्रा, दूसरे कौन से? ओके। सेकंड वर्ड होता है जो पूरा ग्रीन में मैंने दिखाया हुआ है, दैट सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट एज कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, NT1, NT2, NT3, NT4, NT5, NT-ABC नहीं आता यहाँ पे NT1, NT2, NT3, NT4 आता है। और लास्ट जो होता है एस दिया हुआ है, दिस इज रिप्रेजेंट द लेवल। ये स्टेट लेवल की सीट है, सो दैट्स व्हाई इट्स एस। होम यूनिवर्सिटी होता है तो यहाँ पे एच आएगा, अदर देन होम यूनिवर्सिटी होता है तो यहाँ पे ओ आएगा, ओके। और TFWS और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, दोनों ट्यूशन फी वेवर के लिए TFWS और EWS ऐसी कैटेगराइजेशन किया हुआ है, ओके। सो यस, फाइनली वी केम ओवर हियर। दिस इज द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको मैंडेटरी है इस पूरे एडमिशन प्रोसेसेस में। वेरी फर्स्ट इज, फर्स्ट ऑप्शन परफॉर्मेंस जो होता है ऑप्शन फॉर्म में, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है वो आपका हमेशा बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिलता है, अलॉट होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट फ्रीज हो जाता है। तो उस कंजिक्यूटिव कैप राउंड में, आगे के जो सब्सिक्वेंट कैप राउंड आएंगे, उसके लिए आप बेटरमेंट के लिए इलिजिबल नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहला ऑप्शन आपको मिल चुका है। तो आप कैप राउंड 3 और 2 और 3 के लिए इलिजिबल नहीं हो, बट आप अगेंस्ट कैप और स्पॉट राउंड के लिए इलिजिबल हो, ठीक है। देन ट्राई फॉर द बेटरमेंट आफ्टर कैप राउंड 1। जनरली मैं सजेस्ट देता हूं कि इंस्टेड ऑफ फ्रीज दिस थिंग, बेटरमेंट अगर आपका है, अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस करके फॉर्म भरा है, तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, ओके। कंफर्म योर एडमिशन आफ्टर कैप राउंड 3। कैप राउंड 3 का अलॉटमेंट होने के बाद आप आपका एडमिशन कंफर्म करो। ये एडमिशन कंफर्म करने के बाद भी आप अगेंस्ट कैप के लिए और स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होते हो, ओके, राइट। इफ यू विश टू अवेल ऑल द बेनिफिट्स, मुझे कैटेगरी के बेनिफिट चाहिए, दैट बेनिफिट्स आर लाइक फीस का बेनिफिट है, मेजरली फीस का कंसर्न होता है स्टूडेंट्स को। सो अगर आपको वो फीस का बेनिफिट चाहिए तो आपको आपका एडमिशन कैप राउंड में ही कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है। थर्ड वन, इफ कैंडिडेट सीकिंग द एडमिशन अंडर द अगेंस्ट कैप राउंड, उसको फी का बेनिफिट नहीं मिलता, बट अगेंस्ट कैप राउंड में वो रिजर्वेशन के बेनिफिट के लिए इलिजिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, फी का बेनिफिट नहीं है, आपको फी पूरी पे करनी पड़ेगी, बट ये रिजर्वेशन, सीट का जो रिजर्वेशन है, इसके लिए आप 100% एलिजिबल हो अगेंस्ट कैप राउंड के लिए। अब इस सारी चीजों में प्रॉब्लम ये होता है कि कैप राउंड जो है वो DTE कैरी करती है, वो ऑनलाइन प्रोसेस से होता है। अगेंस्ट कैप राउंड आपको उस इंस्टीट्यूट में जाके इंक्वायरी करना पड़ेगा कि अगेंस्ट कैप राउंड की उस इंस्टीट्यूट की पॉलिसी क्या है। एज पर द रूल्स, उस इंस्टीट्यूट ने DTE के सारे नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए अगेंस्ट कैप के लिए। और DTE ये बोलता है कि अगर वो रिजर्वेशन की सीट है तो उस कैंडिडेट को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आफ्टर कैप राउंड 3 बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो रिपोर्ट नहीं करते इंस्टीट्यूट को, तो वो सीट वैकेंट हो जाती है, खाली रहती है। तो वैकेंसी पोजीशन भी DTE टाइम टू टाइम डिस्प्ले करता रहता है। तो कैप राउंड 1, 2, 3 के बाद वैकेंसी की जो सीट्स होता है, वैकेंसी का जो नेचर होता है, दैट वैकेंसी ओवर देयर। अब यहाँ पे DTE का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इमीडिएटली वैकेंसी कैप DTE डिस्प्ले नहीं करता। वो कॉलेज लेवल पे कॉलेज को पता होती है कि कितनी वैकेंसी है,
ओके, तो आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा आपके पास कितनी वैकेंट सीट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप लगाओ। ओके, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कॉलेज विल कैरिड आउट दैट प्रोसेस। ओके, सो वो अगेंस्ट कैप का आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ये सीट्स भरने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो पर्सनल उनके एजेंडेज होते हैं, दे ट्राई टू फुलफिल दैट थिंग्स। ओके, सो उन्होंने कैटेगरी के रूल के हिसाब से ये सीट भरनी चाहिए, ऐसा जनरली वी कैन से थंब रूल है। ओके, सो उनको वो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सो इंस्टीट्यूट नीड टू फॉलो। सो ये आप क्या एज अ पेरेंट्स, एज अ स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहां पे जाके उनको बोलो कि अगेंस्ट कैप की कितनी सीट्स, कौन सी कैटेगरी की कितनी सीट। ऐसा कौन सा भी कॉलेज नहीं है, इवन दो सीयूईपी भी नहीं है, जिसमें सारी की सारी सीट फुलफिल हुई है कैप राउंड में। आइडियल सिचुएशन में बोलता हूँ आपको, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सारी की सारी सीट फुलफिल हो चुकी है हमारी कैप राउंड में, एक भी अगेंस्ट कैप के लिए सीट वैकेंट ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। अगेंस्ट कैप एक तो सीट तो वैकेंट होती ही होती है, कम से कम एक। तो वो क्या मिनिमम एक तो होती है, मतलब बहुत बार ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं कंपलसरी है, ये ऑब्जर्वेशन है कि हमने आज तक जो देखा है, तो उसके बारे में बोल रहा हूँ। इट मे हैपन किसी कॉलेज का होता भी होगा, बट चांसेस उसके आप बोलोगे तो वो 99% नहीं है। ओके, सो ये रिजर्वेशन के रूल के हिसाब से उनको फुलफिल करना होता है। अगर लेडीज एससी कैंडिडेट की वैकेंसी खाली होती है, तो लेडीज एससी कैंडिडेट को ही वहां पे उन्होंने भरना चाहिए। बट अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आपको उस कॉलेज को कांटेक्ट करना पड़ेगा, पर्सनली आपको मिलना पड़ेगा, उनका जो फॉर्म होगा, उनका जो प्रोसेस होगा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। डीटी और कैप राउंड में जो आपने ऑप्शन फॉर्म भरा था, वो कैप राउंड 3 पर ही उसका वैलिडिटी खत्म हो गए। उसके बाद डीटी ये नहीं बोलेगा कि हमने कैप राउंड कैरी किया है, वॉट एवर द कैप राउंड ओवर देयर, दैट इज ओवर। ओके, बट वहां पे आप मतलब उस कॉलेज को वो राउंड वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा जैसे अगेंस्ट कैप में, जैसे रेगुलर डीटी ने वो राउंड कैरी किया था, वैसे उसको वो आगे करना। ठीक है, दिस इज अबाउट दी अगेंस्ट कैप। उसके बाद 2-3 मोर इंस्ट्रक्शंस ऐसा है कि वैकेंट सीट आफ्टर द अगेंस्ट कैप। तो ऑब्वियस है, अगेंस्ट कैप जो भी अगेंस्ट कैप राउंड होने के बाद जितनी भी सीट वैकेंट रहती है, वैकेंट सीट आफ्टर आफ्टर मैं बोल रहा हूँ अगेंस्ट कैप, वो सारी जनरल ओपन होती है। वहां पे आपको फी के बेनिफिट, कैटेगरी के बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां पे कौन सा भी कैंडिडेट वो फुलफिल कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे से कि महाराष्ट्र कैंडिडेट को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दो। ठीक है, ओके। इफ कैंडिडेट कैंसिल द एडमिशन बिफोर द कट ऑफ डेट, then college has to refund all the college fees। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि मेरा एडमिशन दूसरे कॉलेज में हुआ है, मुझे मेरा फी का रिफंड चाहिए विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो आपको देंगे, आपको देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ये ओवर एंड अबो कोटा होता है। ओके, सो एक बार ये अलॉटमेंट हो जाता है, एक बार ये एडमिशन हो जाता है, तो कैप राउंड 3 के बाद अगर कोई कैंडिडेट ये सीट कैंसिल करता है, उसका एडमिशन कैंसिल करता है, तो वो सीट वैकेंट रहती है, वो सीट भर नहीं सकता कॉलेज। इट्स अ लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। तो वो सीट वैकेंट रहती है, कॉलेज वो सीट भर नहीं सकता। बट अदर देन दिस टू कैटेगरी, अगर कौन सी भी सीट वैकेंट रहती है, तो कॉलेज वो सीट अगेंस्ट कैप के बाद वो स्पॉट राउंड में कॉलेज वो सीट भर सकती है। ओके, सो अगर कोई सीट, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई किसी स्टूडेंट ने सपोज XYZ कॉलेज में एडमिशन लिया है, अगेंस्ट कैप में उस कॉलेज को उससे अच्छा कॉलेज मिला, उसने पहले वाला एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो वो जो सीट वैकेंट हुआ है, वो कॉलेज स्पॉट राउंड में भर सकता है। कॉलेज के पास वो अथॉरिटी है कि वो स्पॉट राउंड में उसको भरे। ओके, बट ऑब्वियस वो जनरल ओपन सीट हो जाती है, वहां पे फी के बेनिफिट, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर? ओके, EWS and TFWS, I request to these students, if you are getting the benefit of these seats, and if you are not interested to avail that particular seats, तो आप एक तो आपकी कैपेसिटी है कि सर मैं पूरी फी भर सकता हूँ, तो आप इनमें से अप्लाई ही मत करो। क्योंकि क्या होता है, ये सीट आगे किसी को बेनिफिट भी नहीं देते, आप वो सीट छोड़ के जाते हो, आपको वो सीट्स मिलती है,
बट उसका बेनिफिट दूसरे किसी स्टूडेंट को नहीं मिलता, वो वैकेंट तो वैकेंट ही रहती है क्योंकि वो ओवर एंड अबव कोटा में आती है। ओके, सो अगर आपको ऐसी सीट मिलती है जो ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस में है और आप उसके लिए एलिजिबल होते हो, तो एक तो आपको पता है रिजर्वेशंस के रूल के हिसाब से ऑल कैंडिडेट जो 50% का मैंने बोला था, सारे कैंडिडेट्स सभी जगह पे लिए 100% कैंडिडेट्स ओपन के लिए एप्लीकेबल होते हैं 50% के लिए। ओके, तो अगर टीएफडब्ल्यूएस का बेनिफिट किसी को मिल रहा है, बिकॉज ये जो फी पे नहीं कर पाते उनके लिए किया हुआ बेनिफिट है, ब्राइट स्टूडेंट के लिए किया हुआ बेनिफिट है, और उनको फी पे नहीं कर सकते वो, इसकी वजह से अगर आपने वो सीट छोड़ी तो दूसरे किसी ब्राइट स्टूडेंट को वो सीट मिलेगी कैप राउंड में ही। ओके, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो ट्राई टू सी दैट कि टीएफडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस डोंट कैंसिल योर एडमिशन। ऐसा नहीं कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप आगे स्पॉट राउंड अगेंस्ट कैप में आप ये कर सकते हो, बट फी के बेनिफिट आपको भी नहीं मिलेंगे। बट बिकॉज ऑफ दैट सीट के बेनिफिट रिमेन वैकेंट रहती है सीट, वो स्पॉट राउंड में कॉलेज नहीं भर सकता। सो अपार्ट फ्रॉम कॉलेज लॉस का आप छोड़ दो, बट सोसाइटी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आप चेक करो इसमें। ठीक है, व्हाट इज स्पॉट राउंड? तो हर एक कॉलेज की स्पॉट राउंड की एक पॉलिसी होती है, वो स्पॉट राउंड उससे कैरी करता है। ऑन दी स्पॉट वो सीट भरी जाती है, लास्ट कट ऑफ डेट में डेट तक वो राउंड चलता रहता है। हर एक कॉलेज वो अनाउंस करेगा कि हम स्पॉट राउंड है, वो जस्ट डिक्लेयर करेंगे कंप्यूटर की 4 वैकेंसी है, ईएनटीसी की 2 वैकेंसी है, इसकी इतनी वैकेंसी है, और डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल स्टूडेंट्स एंड द मेरिट नंबर वो स्पॉट राउंड, बहुत से स्टूडेंट को ये पता ही नहीं ऐसा स्पॉट राउंड होता है। तो आपको जो ड्रीम कॉलेजेस है उसमें आप रिपोर्ट करो, सीओईपी के जैसे राउंड चलते हैं वैसे स्पॉट राउंड बाकी कॉलेजेस के भी चलते हैं, आप वहां पे प्रेजेंट रहो। अगर आपका अच्छा मेरिट रैंक है तो आपको स्पॉट राउंड में सीट मिलेगा। अब सर मैं अकेला हूँ तो क्या करूँ, कितने जगह पे जाऊँ? तो जस्ट आपके पेरेंट्स होंगे तो उनको एक कॉलेज में जाने के लिए बोलो, आप एक कॉलेज में जाओ एंड ट्राई टू गेट द एडमिशन हो जाए। बट स्पॉट राउंड में अगर आपको अगेंस्ट कैप और स्पॉट राउंड में एडमिशन मिलता है तो आपको प्रीवियस लिया हुआ एडमिशन वो कैंसिल करना पड़ता है और वह स्पॉट राउंड में, बट मेक श्योर दैट कि आपको वो कॉलेज एडमिशन दे रहा है कंफर्म। आप बोलो उनको कि हाँ मेरा एडमिशन कंफर्म है स्पॉट में और अगेंस्ट कैप में, तभी आप आपके एडमिशन को कैंसिल करके स्पॉट में और अगेंस्ट कैप में आपकी एडमिशन ले सकते हो। बट एट द टाइम ऑफ स्पॉट राउंड और अगेंस्ट कैप राउंड यू हैव टू पे फुल फी एट अ टाइम। ओके, कौन सा भी कॉलेज फर्स्ट ईयर में आपको पूरी फी पे करनी होती है इनिशियली, मतलब ओपन कैंडिडेट और वॉट एवर द फी फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी वो आपको पे करनी है। ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत से कॉलेजेस इस पे बोलते भी कि हम सेकंड ईयर में ब्रांच चेंज करके कह देंगे। इज इट पॉसिबल रियली? कैन आई चेंज माई ब्रांच इन द सेकंड ईयर इंजीनियरिंग? यस यू कैन, बट इट्स सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी। मतलब अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का उस कॉलेज का सीट फुलफिल हुआ है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उस कॉलेज का सीट फुलफिल हुआ है और विद इन द ईयर बाय सम रीजन कुछ लोगों ने एडमिशन कैंसिल किया, कुछ एडमिशन बाय रीजन करना पड़ता है, मेडिकल रीजन होता है, हेल्थ रीजन होता है, कुछ लोग डिफेंस के लिए ट्राई करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे एडमिशन, कहीं कहीं का एडमिशन एमबीबीएस में होता है, कई लोग जेई मेंस के लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि वो एडमिशन कैंसिल करे। तो अगर ऐसा कोई एडमिशन कैंसिल होता है तो डिपेंडिंग ऑन द मेरिट, जनरली ये करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द मेरिट डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल सीट यू विल गेट द ब्रांच। ओके, अगर कोई कॉलेज बोल रहा है कि हाँ हम आपको सेकंड ईयर में चेंज करके देगा, तो डोंट बिलीव ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्ट, बिकॉज वो अगर आपकी वहां पे वैकेंसी होती है तभी वो आपको, और वो वैकेंसी होने के चांसेस इट्स डिपेंड, ये डायनामिक वर्ड है, इट्स नॉट अ स्टैटिक कि कैंसिल होगा मुझे मिलेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, इट्स अ डायनेमिक थिंग ओवर देयर, सो इट मे कैंसिल होता है तो आपको उसका बेनिफिट होगा, बट डिपेंडिंग आपका मेरिट क्या होगा, फर्स्ट ईयर का आपका स्कोर क्या रहता है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आप एडमिशन ले रहे हो फर्स्ट ईयर के एंड में, तभी आप ये मान के चलो कि यही मेरा फाइनल ब्रांच है, यही मुझको आके लेके जाना है। ओके, अगर आपके नसीब से वैकेंसी होती है, कॉलेज आपको इन्फॉर्म और यू आर इन दैट पर्टिकुलर फेज, देन यू कैन प्रोसीड फॉर द ब्रांच चेंज ऑप्शन। ओके, सी ब्रांच चेंज ऑप्शन सुपर न्यूमररी जो कोटा होता है उनके लिए एलिजिबल नहीं है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होते।
ओके, ये भी बात याद रखो कि सुपर न्यूमरी अगर स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए ब्रांच चेंज का ऑप्शन सेकंड ईयर थर्ड ईयर कहीं पे भी वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, सो यस दिस इज इट। दीज आर द इम्पोर्टेंट लिंक। जो लिंक मैंने आपके साथ दिखाया था, आपको जो फर्स्ट पेज दिखाया था वो पेज ये सेकंड लिंक का है। फर्स्ट लिंक अगर आप देखोगे तो फर्स्ट लिंक अभी जो सीईटी सेल में आपको प्रोसेस में आगे जाना है वो ये फर्स्ट लिंक का है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस 23 24 बी टेक अभी तक आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे एक्टिव लिंक हुआ नहीं है कोई भी। मेरे ख्याल से बीएड के एडमिशन्स के लिए लिंक एक्टिवेट हुआ है शायद से, बीएड के लिए। यस, बीएड के लिए कोर्सेज के लिए एक्टिवेट हुआ है, तो बीएड के लिए आपको ये पेज दिखेगा एडमिशन प्रोसेस का, शेड्यूल्ड एंड ऑल दिस स्टफ। ओके, बट इंजीनियरिंग के लिए एज ऑफ नाउ कुछ भी एक्टिवेट नहीं है। सो ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है ये इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर बेसिस पे दिया है, अप टू दी लास्ट ईयर का जो राउंड का वे था उसके बेसिस पे आपको दिया हुआ है। ओके, देन एट द एंड, yes, this is the process. This process is dynamic. So don't try to find a static solution for it. मतलब ये डायनामिक है। बहुत बोला लोग बोलते हैं कि सर मेरा इतना रैंक है तो मुझे ये कॉलेज मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता आपको, कोई अश्योरिटी आपको नहीं दे सकता कि मेरा इतना रैंक है तो मुझे ये मिलेगा क्या। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आपको सीट मिलना स्पॉट राउंड में या फिर कौन से भी राउंड में सीट मिलना ये डिपेंड करता है कि आपके पहले वाले रैंक के स्टूडेंट ने क्या किया है। सी, एक स्टूडेंट अगर एडमिशन प्रोसेस में एक स्टूडेंट अगर प्लस माइनस करता है कुछ, वो एडमिशन कैंसिल करता है तो वो पूरे महाराष्ट्र स्टेट का एडमिशन प्रोसेस को हैम्पर करता है। सारे लोगों के एडमिशन के स्टेटस चेंज हो जाते हैं। एक स्टूडेंट इनफ है, बिकॉज सारे रैंक शिफ्ट हो जाते हैं, सारे रैंक सब कुछ चेंज हो जाता है। सो ये डायनामिक सिस्टम है, इसमें स्टैटिक सॉल्यूशन अगर आप फाइंड आउट करोगे, सर मेरा रैंक तो 1000 था लास्ट ईयर, 1000 के इसको ये ब्रांच मिला था तो इस साल मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं आपको बोल सकता, कंफर्मली नहीं बोल सकता। इट्स डिपेंड आप ऑप्शन फॉर्म कैसे भरते हो, बाकी के लोग ऑप्शन फॉर्म कैसे भरते हैं, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड होती है। ओके, क्योंकि दूसरा कोई एडमिशन या फिर और एक क्वेश्चन आता है कि सर स्पॉट राउंड में मुझे मिलेगा क्या है, मेरा इतना रैंक था। नहीं बता सकते, अगर कैप राउंड में किसी का कैंसिलेशन हुआ ही नहीं, कोई बेटरमेंट के लिए गया ही नहीं, तो स्पॉट राउंड के लिए सीट आएगी ही नहीं। अगर स्पॉट राउंड के लिए सीट नहीं आएगी तो आपको कैसे एडमिशन मिलेगा? सो दिस इज द थिंग कि ये डिपेंड करता है दूसरा एडमिशन प्रोसेस को कैसे फॉलो करता है। किसी एक की गलती से एडमिशन प्रोसेस में सभी लोगों का एडमिशन का इम्प्रेशन हो सकता है, होता ही है। जनरली लोग ऐसा करते हैं कि इफ आई एम टेकिंग द सीट्स, मैं हमेशा मेरे बेटर में रहता हूँ। ओके, मैं मेरी बेटरमेंट की सोचता हूँ। इवन दो ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस उनको क्या, उनका अगर एडमिशन कैंसिल होता है तो सिस्टम पे कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि वो वैसे भी ओवर एंड अबव सीट होती है, वो आगे किसी वैकेंसी क्रिएट नहीं करेगी। वैकेंसी क्रिएट करना मतलब क्या है कि जो रेगुलर सैंक्शन सीट है आपकी, उसमें से किसी एडमिशन अगर कैंसिल हो जाता है तो वो वैकेंसी क्रिएट करता है, और वो वैकेंसी स्पॉट राउंड में और अगेंस्ट कैप में भरी जाती है।